प्रश्न 26। चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड पावर ऑफ द नेशनल पीपल कांग्रेस ऑफ चाइना। उत्तर, चीन गणराज्य की सर्वोच्च शक्ति स्रोत संस्था राष्ट्रीय जन कांग्रेस नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। राज्य के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्त करने तथा निष्कासित करने का उसे अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सुधार करने के लिए अधिकृत कमीशन है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह भारत की विधायिका के समान एक प्रबल शक्ति है, क्योंकि वह साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार की चीन की विधायिका या कार्यपालिका दोनों दलों में साम्यवादी दल ही सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी है। यहाँ हम चीन के गणराज्य की राष्ट्रीय जन कांग्रेस नेशनल पीपल्स कांग्रेस की रचना, शक्ति एवं उसके कार्यों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चीनी गणराज्य के अंतर्गत विधायिका एक सदनीय सत्ता है, जिसे कि वहां पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। चीन गणराज्य की सर्वोच्च सत्ता होने के कारण चीन के गणराज्य की महत्वपूर्ण प्रशासकीय जो भी शक्तियां हैं, वे सभी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के हाथ में हैं। नवीन संविधान की धारा 13 के अनुसार जन कांग्रेस चीन गणराज्य की सर्वोच्च सत्ता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का संगठन, कार्य व शक्तियां। चीन जनवादी गणराज्य में राष्ट्रीय जन कांग्रेस को देश की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कहा गया है। संविधान की धारा 21 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन के जनवादी गणतंत्र में राज्य की सत्ता का उच्चतम अभिकरण है। संविधान की धारा 22 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस देश की एकमात्र विधानसभा है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस एक सदनीय व्यवस्थापिका है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा न होकर विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। ये प्रतिनिधि डेप्यूटीज कहलाते हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव स्वशासित क्षेत्रों, राष्ट्रीय लोकसभा के प्रांतों, नगरपालिकाओं और विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिकों के द्वारा किया जाता है। बात तो सही है। संविधान की धारा 86 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को, जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वोट देने का अधिकार है तथा निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार है। चीन में चुनाव का आधार भूमिगत प्रतिनिधित्व है। कुछ विशेष वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। विदेशी प्रवासी चीनी भी अपने 30 प्रतिनिधियों को खड़ा कर सकते हैं। सशस्त्र सैनिकों में 60 प्रतिनिधियों को निर्वाचित रखा जाता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल, टर्म ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, संविधान की 4वीं धारा के अंतर्गत जन कांग्रेस की अवधि 4 वर्ष की है। संविधान की 25वीं धारा के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन वार्षिक होता है। स्थायी समिति के कम से कम जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव करने पर अधिवेशन को बीच में ही बुलाया जा सकता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, संविधान की 36वीं तथा 37वीं धारा में राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्यों तथा अधिकारों का वर्णन किया गया है। एक सदस्य राज्य की काउंसिल, मंत्रिपरिषद तथा आयोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं। 2 किसी सदस्य को राष्ट्रीय जन कांग्रेस की अनुमति प्राप्त किए बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता। उस पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। यदि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो तो इस कार्य के लिए स्थायी समिति से आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। समझ रहे हो ना? राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों के प्रमुख कर्तव्य निम्न प्रकार हैं। डिप्यूटीज का समस्त निर्वाचकों के प्रति पृथक पृथक उत्तरदायित्व होता है। यदि अपने क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व न कर सके तब उनका प्रत्यावर्तन किया जा सकता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियां, पावर्स ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैं। 1. विधायिका संबंधी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। राष्ट्रीय जन कांग्रेस राज्य सत्ता की सर्वोच्च समिति है। इसके पास असीमित अधिकार हैं। इसे विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। इसे प्रेसिडियम तथा स्थायी समिति का भी चुनाव करने का अधिकार है। 2. संविधान में संशोधन की शक्तियां, पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की धारा 29 के अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों के 2/3 बहुमत से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। इसका कार्य यह भी देखना है कि संविधान उचित प्रकार से लागू हो रहा है अथवा नहीं। 3. न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। संविधान की 17वीं धारा के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस को चीनी सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति व उसे पदच्युत करने का भी अधिकार है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस राजनीतिक अपराधियों को जीवनदान दे सकती है। तो क्या नाचो मैं?
4 निर्वाचन संबंधी शक्तियां इलेक्टोरल पावर्स। चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस राष्ट्र के महत्वपूर्ण अधिकारों, चीनी गणतंत्र के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष तथा चीफ प्रोक्यूरेटर, राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपसभापति तथा अन्य सदस्यों आदि को निर्वाचित करती है। 5 प्रशासन संबंधी शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर्स। राष्ट्रीय जन कांग्रेस अध्यक्ष का परामर्श लेकर प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का चुनाव कर सकती है। यह उन्हें पदच्युत कर सकती है। संविधान की 27वीं तथा 28वीं धारा के अंतर्गत वह चीनी गणराज्य के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। आवश्यकता अनुभव करने पर वह जांच समितियों की नियुक्ति कर सकती है। 6 धन संबंधी अधिकार फाइनेंशियल पावर्स। संविधान की 29वीं धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस को धन संबंधी अधिकार प्राप्त है। वह राष्ट्रीय बजट को पारित करती है तथा उसमें संशोधन कर सकती है। वित्तीय प्रतिवेदनों का निरीक्षण कर सकती है, बजट समिति को बुलाती है, जनता पर कर लगाती है तथा उसे एकत्रित करने के नियमों का निर्माण करती है। राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं के संबंध में निर्णय देती है। शासकीय वित्त प्रतिवेदन की जांच करती है। 7 अन्य अधिकार मिसलेनियस पावर्स। राष्ट्रीय जन कांग्रेस युद्ध और शांति के प्रश्नों का निर्णय देती है, संविधान की देखभाल करती है, उपाधि और पदकों का उपयोग करती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आलोचना। इस प्रकार हम देखते हैं कि साम्यवाद इस प्रकार की घोषणा करता है कि वह अन्य प्रजातंत्र राष्ट्रों के समान जनता को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। चीन राज्य की शक्ति का मुख्य स्रोत जन कांग्रेस है, परंतु उसके अधिकारों का उपयोग स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है, जिसका कारण यह है कि जन समिति में सदस्यों की संख्या अधिक है और इसकी बैठकें भी कम होती हैं। कांग्रेस को साम्यवाद के निर्णयों को मानना पड़ता है और साम्यवाद की तानाशाही डिक्टेटरशिप के विपरीत एक भी शब्द कहने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से जन कांग्रेस शासन की सर्वोच्च सत्ता है, परंतु व्यवहार में एक महत्वहीन संस्था बन जाती है। निष्कर्ष कंक्लूजन। चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस अन्य देशों में संसद अथवा कांग्रेस के समान शक्तियों का उपयोग करती है। स्वयं अपनी शक्तियों की सीमाओं का निर्धारण करती है। यह देश की केवल व्यवस्थापिका मात्र न होकर कार्यपालिका की शक्तियों का भी प्रयोग करती है। किसी अन्य देश में व्यवस्थापिका को इतने अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है जितने कि चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस को। पर आलोचकों का कथन है कि व्यवहार में जन कांग्रेस की सर्वोच्चता भ्रांतिपूर्ण है। इसका अधिवेशन वर्ष में अधिक से अधिक एक बार होता है। यह अधिवेशन भी अल्पकालीन ही होता है। इसकी शक्तियों का प्रयोग स्थायी समिति द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस को साम्यवादी दल के निर्णयों का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार वास्तविकता में चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस एक महत्वहीन संस्था है। उसे साम्यवादी दल की विचारधारा के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। प्रश्न 27। जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर। चीन की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं। चीन की समस्त राज व्यवस्था कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ के सिद्धांतों पर आधारित है, अतः चीन की न्याय व्यवस्था, विधि और न्याय का आधार भी यही है। स्वाभाविक रूप से यह न्याय व्यवस्था पाश्चात्य न्याय व्यवस्था से भिन्न है और इसकी विशेषताओं का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता। 1. कानून के संबंध में साम्यवादी मान्यता या वैधानिकता का साम्यवादी सिद्धांत। पश्चिमी प्रजातंत्रीय देशों की मान्यता यह है कि राज्य और कानून समस्त जनता के हितों की रक्षा के साधन होते हैं, लेकिन साम्यवादी विचारधारा के अनुसार राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसका कार्य एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन की स्थापना व उसकी रक्षा करना है। उसके विचारानुसार पूंजीवादी सामाजिक संगठन अरे कहना क्या चाहते हो की रक्षा पूंजीवादी राज्य द्वारा ही संभव होती है। चूंकि राज्य के कानून राज्य की आज्ञाएं होती हैं, कानून का स्वरूप भी राज्य के स्वरूप के अनुसार ही होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कानून शक्तिशाली वर्ग की इच्छा मात्र होती है, जिसे अधिनियम का स्तर दे दिया जाता है। कानून के स्वरूप के विषय में जो उक्त साम्यवादी मान्यता है, उसी पर साम्यवादी चीन की कानूनी व्यवस्था भी आधारित है। वहां इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता है कि राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे से अलग शाश्वत न्याय के किन्हीं सिद्धांतों पर कोई कानूनी व्यवस्था आधारित हो सकती है। वह वस्तुतः यह मानकर चलती है कि कानून शासक वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन मात्र होते हैं और एक समाजवादी राज्य में कानून ऐसे होने चाहिए जिनसे श्रमिकों तथा उनके अधिनायक तंत्र के हितों की सुरक्षा बनी रहे। अतः साम्यवादी चीन की विधि और न्याय संबंधी धारणा में प्राकृतिक कानून अथवा राज्य के विरुद्ध सुरक्षा का व्यक्ति का अधिकार जैसे विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है।
साम्यवादी चीन में इस विचार को मान्यता प्रदान की गई है कि कानून सदा ऐसा होना चाहिए जिससे साम्यवाद की जड़ें अधिकाधिक मजबूत हो सके, चाहे उसके द्वारा व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन क्यों न बना दिया जाए। What? Bro, what are you talking about, man? 2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं। पश्चिमी प्रजातंत्रों में शासन के अन्य अंगों से न्यायपालिका की पृथकता और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता विधि के शासन और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नितांत अपरिहार्य समझे जाते हैं और न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों से मुक्त रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की जाती है। लेकिन साम्यवादी देशों में न्यायपालिका के द्वारा व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था के रक्षक का कार्य किया जाता है। पश्चिमी प्रजातंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति और राज्य के बीच न्यायोचित संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन साम्यवादी विचारधारा जिसे चीन में स्वीकार किया गया है यह है कि सरकार जनता ही है और शासन के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य जनता के विरुद्ध किया गया कार्य होने के कारण क्रांति विरोधी और प्रतिक्रियावादी है और व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के समान ही न्यायपालिका का भी कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के क्रांति विरोधियों और प्रतिक्रियावादियों का दमन करे। अतः न्यायाधीश राजनीतिक होने के स्थान पर साम्यवादी दल के प्रमुख सदस्य होते हैं। सर्वोच्च जन न्यायालय के वर्तमान चेयरमैन चियांग हुआ साम्यवादी दल के पोलिट ब्यूरो के लंबे समय से चले आ रहे सदस्य हैं और एक अवसर पर उन्होंने पुलिस को कहा था कि वह और अधिक क्रांति विरोधियों को अनेक सामने लाए। प्रजातंत्रीय देशों में न्यायाधीश के इस प्रकार के कथन को बहुत अधिक अनुचित ही समझा जाएगा। वस्तुतः चीन की समस्त न्याय व्यवस्था पर साम्यवादी दल का प्रभावी नियंत्रण है। लाइनबार्गर के शब्दों में, चीन में भी सोवियत संघ की तरह न्यायालय को वर्गीय न्याय और राजनीतिक नीति का साधन समझा जाता है। इसे दो व्यक्तियों अथवा पक्षों के बीच उठने वाले कानूनी विवादों का निर्णय करने वाला स्वतंत्र न्यायिक अंग नहीं समझा जाता। नहीं 3. लोक उत्तरदायित्व पॉपुलर अकाउंटेबिलिटी। पाश्चात्य राज व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है और व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। लेकिन चीन में न्यायाधीशों के संबंध में लोक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। अनुच्छेद 128 के अनुसार जन न्यायालय अपने अपने स्तर पर जनवादी कांग्रेस और उनके स्थायी अस्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। विभिन्न स्तरों पर जनवादी कांग्रेस द्वारा जनवादी न्यायालय के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है और पदच्युति की जा सकती है। व्यवस्थापिका के प्रति न्यायाधीशों का उत्तरदायित्व समाजवादी व्यवस्था वाले देशों का विशिष्ट सिद्धांत है। 4. समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली। चीन की न्याय प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली है। सामान्य किस्म के झगड़ों का निपटारा करने के लिए प्राथमिक न्यायालय के निरीक्षण में समझौता समितियां कंसिलिएशन कमिटीज स्थापित की जाती हैं। इन समितियों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और ये समितियां वादी और प्रतिवादी की सहमति से बहुत बड़े पैमाने पर छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा करती हैं। इससे न्यायालयों का कार्यभार कम हो जाता है तथा वादी और प्रतिवादी को भी लाभ पहुंचता है। इन समितियों के निर्णय की अपील न्यायालय में भी की जा सकती है। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। 5. कानूनी पेशे का समाजवादीकरण। साम्यवाद की स्थापना के पूर्व कॉमिंगतांग शासन व्यवस्था में कानूनी पेशे के लोग संपत्तिशाली वर्ग से आते थे और इस कारण क्रांति के बाद शुरू के दिनों में कानूनी पेशे को शत्रुता को दृष्टि से देखा गया, लेकिन 1954 के लगभग कानूनी पेशे के प्रति सरकारी रवैये में परिवर्तन हुआ। कानूनी पेशे से संबंधित नियम बनाए गए और इस पेशे को सहकारी आधार पर गठित करते हुए वकील संघों बार एसोसिएशंस का निर्माण किया गया। इन संघों द्वारा कानूनी परामर्शदात्री कार्यालयों की स्थापना की गई। इन कार्यालयों की आय को संबंधित वकीलों में उनके कार्य की मात्रा और योग्यता अनुसार बांट दिया जाता है। इस प्रकार कानूनी पेशे के संबंध में अर्ध सरकारी व्यवस्था को अपनाया गया है। 6. एकीकृत न्याय प्रणाली। चीन की न्याय व्यवस्था का संगठन एकीकृत आधार पर किया गया और जनवादी केंद्रवाद का सिद्धांत न्यायपालिका पर भी लागू होता है। संविधान द्वारा सर्वोच्च जन न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय और विशेष न्यायालय इन 3 स्तरीय ढांचे को एक ही सूत्र में पिरोया गया है। प्रोक्यूरेटोरियल विभाग किसी न्यायालय में मुकदमा ले जा सकता है और सर्वोच्च जन न्यायालय को स्थानीय न्यायालयों और विशेष न्यायालयों की कार्यवाही के निरीक्षण नियंत्रण का अधिकार है। यह व्यवस्था समाजवाद, समाजवादी क्रांति और समाजवादी वैधानिकता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अपनाई गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 7. न्यायाधीशों का निश्चित काल के लिए निर्वाचन। सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा जीवन पर्यंत या सेवानिवृत्ति की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, किंतु चीन में न्यायाधीशों को वहां की व्यवस्थापिका, जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन किया जाता है।
8. न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं, नो जुडिशियल रिव्यू। चीन की न्यायपालिका न केवल स्वतंत्र नहीं है, वरन उसकी स्थिति भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसे संविधान और कानून की व्याख्या करने की वह शक्ति प्रदान नहीं की गई है, जो सामान्यतया अन्य राज्यों में न्यायपालिका को प्राप्त होती है। चीन में कानूनों की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करने के बजाय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति को प्रदान की गई है। इस प्रकार न्यायपालिका संविधान के संरक्षक और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। न्यायपालिका की स्थिति को कमजोर बनाने वाला एक अन्य तथ्य यह है कि चीन में बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 9. खुली न्यायिक कार्यवाही। संविधान में लिखा है कि चीन में जनवादी न्यायालयों के अधिवेशन गुप्त रूप से न होकर सब लोगों के सामने हो। जिन मुकदमों से देश की रक्षा खतरे में पड़ती है, केवल उनकी सुनवाई ही गुप्त रूप से की जा सकती है। वे मुकदमे जो खुले तौर पर होते हैं, उनमें जनता के किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में न्यायाधीश के सम्मुख विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपराधी को अपनी रक्षा का अधिकार है। 10. स्थानीय भाषा में कार्य संचालन। सामान्यतया न्यायालयों में 1 या 2 भाषाएं ही वैधानिक रूप से मान्य होती हैं, परंतु चीन के नागरिकों को न्यायालयों में अपनी भाषा में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थानीय न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा से अनभिज्ञ है, तो न्यायालय उसके लिए दुभाषीय का प्रबंध करता है। क्षेत्रीय या स्थानीय न्यायालयों में कार्यवाही वहां की स्थानीय भाषा में चलाई जाती है। ये चुप है। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप, चुप हो जा। 7वीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं बोल।